अब हम इस वीडियो में क्लास 9th की सोशल साइंस बुक से चैप्टर 5 के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, रोल ऑफ वुमेन। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि वैदिक पीरियड में महिलाओं का समाज में क्या स्थान था। लिखा है, वैदिक पीरियड को अक्सर ऐसा समय माना जाता है जब महिलाओं को समाज में सम्मानजनक और उच्च स्थान प्राप्त था। महिलाएं स्कॉलर लर्निंग यानी शिक्षा प्राप्त करती थी और कुछ अवसरों पर पुरुषों के साथ मिलकर रिचुअल्स यानी धार्मिक अनुष्ठानों में भी भाग लेती थी। प्राचीन टेक्स्ट से यह भी पता चलता है कि महिलाएं चैरियट रेसेस यानी रथ दौड़ जैसी एक्टिविटीज़ में भी भाग लेती थी और सभा सहित सामाजिक कार्यक्रमों में भी उपस्थित होती थी। ऋग्वेदास में हिम्स यानी सूक्त महिलाओं द्वारा रचे गए माने जाते हैं। इनमें प्रमुख है अपाला, विश्वरा, घोष, लोपमुद्रा। इससे पता चलता है कि महिलाएं बौद्धिक और धार्मिक जीवन में सभी रूप से भाग लेती थी। इसके अलावा उषा यानी सुबह की देवी और अदिति यानी देवताओं की माता जैसी देवियों को भी वैदिक कल्चर में बहुत सम्मान और महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वैदिक पीरियड के बाद लिखे गए ग्रंथों में भी महिलाओं के सम्मान की परंपरा दिखाई देती है। उदाहरण के लिए मनुस्मृति में कहा गया है, वेयर वुमेन वेली आर होनर्ड देयर गॉड रिजॉइस, वेयर हाउएवर दे आर नॉट होनर्ड दे ऑल सेक्रेड राइट्स प्रूव फ्रूटलेस। इसका सरल अर्थ है, जहां महिलाओं का सम्मान किया जाता है वहां देवता प्रसन्न होते हैं, लेकिन जहां महिलाओं का सम्मान नहीं होता वहां किए गए सभी शुभ कार्य और धार्मिक अनुष्ठान सफल नहीं माने जाते। गुप्त वकटका पीरियड 4th से 6th सेंचुरी सीई तक का चला, जिसमें साहित्य में महिलाओं को अच्छी शिक्षा प्राप्त और कला में निपुण दिखाया गया है। दूसरे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में भी ऐसी रानियों और राजघराने की महिलाओं का उल्लेख मिलता है, जानकारी मिलती है जिनके शासन और धार्मिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपने क्लास 6 पार्ट 1 में पढ़ा था, प्रभावती गुप्ता जो चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी, उन्होंने वकटका साम्राज्य में रीजेंट यानी कार्यवाह शासक के रूप में शासन किया और अपने नाम से भूमि दान भी दी। पोस्ट मौर्य पीरियड में कई वोटिव इंस्क्रिप्शन में महिलाओं का नाम डोनर यानी दान देने वाली के रूप में भी मिलता है। संगम लिटरेचर में भी महिलाओं को समाज और अर्थव्यवस्था में भागीदारी बताया गया है। महिलाएं कुछ इंपॉर्टेंट काम करती थी, जैसे प्लांटिंग यानी फसल उगाना, वीडिंग यानी खराब पौधों को हटाना, हस्किंग धान या छिलका निकालना, विनोइंग पैडी यानी धान साफ करना। इसके अलावा वे पशु पालना, स्पिनिंग धागा बांधना, मछली पकड़ना, नमक बनाना और माला बेचना जैसे कामों में भी भाग लेती थी। संगम टेक्स्ट में प्रसिद्ध महिलाओं का भी जानकारी मिलती है। अवैयर यानी प्रसिद्ध कवित्री, वेनी कुयाटियार एक प्रसिद्ध महिला कुम्हार, एक वुमेन पोटर। इसी तरह महिलाएं वुमेन बार्ड्स यानी कवित्रियों और डांसर यानी महिला नर्तकों। इस प्रकार महिलाएं कवित्रियों और नर्तकों से भी पुरुषों की तरह कल्चर, लिटरेचर और समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बाद में चोला पीरियड में इंस्क्रिप्शंस में सेम्बियन महादेवी जैसी राजघराने की महिलाओं का जिक्र मिलता है, जिन्होंने मंदिरों के निर्माण और धार्मिक संस्थानों को समर्थन दिया। साइड बॉक्स में वोटिव के बारे में लिखा है। वोटिव इंस्क्रिप्शंस क्या है? टेक्स्ट इनग्रेव ऑन स्टोन, मेटल और अदर मटेरियल डेडिकेटेड अ गिफ्ट, स्कल्पचर और स्ट्रक्चर टू डाइटी और सेक्रेड प्लेस। मतलब वोटिव इंस्क्रिप्शन वह लेख है जो पत्थर, मेटल या किसी दूसरे मटेरियल पर लिखा जाता है। इसमें किसी देवता या पवित्र स्थान को दिए गए दान, मूर्ति या भवन के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, रिलीजियस लाइफ एंड द इमर्जेंस ऑफ भक्ति। इसमें हम जानेंगे कि वैदिक पीरियड में लोग किस प्रकार पूजा करते थे और समय के साथ भक्ति ट्रेडिशंस कैसे विकसित हुई। लिखा है, वैदिक पीरियड में देवताओं की कोई कठोर रैंकिंग नहीं थी, कोई मजबूत रैंकिंग नहीं थी। अलग अलग वैदिक हिम्स में अलग अलग देवताओं के सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। यह हिम्स का मतलब है देवताओं को प्रसन्न करने के लिए गाए गए गीत या प्रार्थनाएं। तो अलग अलग वैदिक प्रार्थनाओं में अलग अलग देवताओं को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है।
इन देवताओं की पूजा प्रार्थना और यज्ञ के जरिए से की जाती थी। यज्ञ में पवित्र अग्नि की आहुति भी दी जाती थी। वैदिक लोगों का धार्मिक धर्म प्राकृतिक से जुड़ा हुआ था। हर देवता किसी न किसी प्राकृतिक शक्ति से संबंधित था, जैसे सन, रेन, फायर, अर्थ, डोन। इनमें से कई प्राचीन परंपराएं आज भी इंडिया में मनाई जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए छठ पूजा की में सूर्य की पूजा, मकर संक्रांति पर सूर्य की उपासना। उस समय लोगों का जीवन पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था, इसीलिए प्रकृति की पूजा करना उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। इस कारण प्रकृति को केवल संसाधन नहीं, रिसोर्स नहीं, बल्कि पवित्र और पावरफुल माना जाता था। इस प्रकार वैदिक लोगों के विचारों में प्रकृति के प्रति सम्मान और उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी दोनों दिखाई देती है। नेक्स्ट, डोंट मिस आउट लिखा है लगभग फर्स्ट मिलेनियम BCE के बीच में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ने लगी जिन्होंने रिन्यूकेशन यानी सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया। ये लोग धन दौलत और सामाजिक संबंधों से के मोह छोड़कर एसेटिक्स यानी सन्यासी और वेंडर्स यानी घूमने वाले साधु के रूप में जीवन बिताने लगे। उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता था। ये परिवार राजका यानी घूमने वाला साधु, भिक्षु यानी शिक्षा लेकर जीवन बिताने वाला, सरमानु यानी तप और साधना करने वाला व्यक्ति। हालांकि गौतम बुद्ध और महावीर इस समय के महान विचारक बने, लेकिन संन्यास ये रेन्यूकेशन यानी संन्यास का विचार पहले से ही वैदिक ट्रेडिशन में मौजूद था। जैसा हमने पहले पढ़ा, 4 आश्रम्स में वानप्रस्था और संन्यासा दोनों ही त्याग से जुड़े हैं। समय के साथ वैदिक धर्म में पूजा का रूप बदलने लगा। लोग विष्णु, शिवा और शक्ति जैसी व्यक्तिगत देवताओं की भक्ति करने लगे। यही आगे चलकर भक्ति ट्रेडिशन की नींव बनी। भक्ति ऐसा मार्ग था जिसमें लोग बिना कठिन यज्ञ और बड़े बड़े रिवाजों के से सीधे भगवान से जुड़ सकते थे। इसमें क्लास यानी जाति या जेंडर का कोई भेदभाव नहीं था, हर व्यक्ति भक्ति कर सकता था। इंडिया में भक्ति ट्रेडिशन बहुत पुरानी है। इसके शुरुआती जानकारी महाभारत जैसे ग्रंथों में मिलती है, लेकिन ऑर्गेनाइज तरीके से भक्ति मूवमेंट को सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध 6th सेंचुरी CE में तमिल रीजन में मिली। इसका श्रेय अलवर्स और न्यमर्स को जाता है। अलवर कुल 12 संत कवि थे जिन्होंने भगवान विष्णु की प्रार्थना में अनेक भक्ति गीत लिखे। इसी तरह 63 नियनमार्स थे जो लॉर्ड शिवा के भक्त संत कवि थे। उन्होंने शिव की महिमा में अनेक भक्ति गीत लिखे। अलवर्स और नैनमार्स ने मिलकर तमिल भक्ति लिटरेचर की रचना की, जो उस समय का सबसे इम्पोर्टेंट धार्मिक और सांस्कृतिक विकास माना जाता है। इन भक्ति ट्रेडिशन के बारे में आप क्लास 9 पार्ट 2 की बुक में और डिटेल में पढ़ने वाले हो। तो बच्चों, इस टॉपिक में हमें पता चलता है कि वैदिक रिलीजन्स में प्राकृतिक और अनेक देवताओं की पूजा की जाती थी। समय के साथ भक्ति ट्रेडिशन का विकास हुआ, जिसमें बिना कठिन यज्ञों के सीधा भगवान से की भक्ति पर जोर दिया गया। अलवर्स और न्यनमार्स ने इस परंपरा को पूरे भारत में लोकप्रिय बनाया। नेक्स्ट, द क्वेस्ट फॉर नॉलेज। इसमें हम जानेंगे कि प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य केवल पढ़ाई या नौकरी पाना नहीं था, बल्कि एक अच्छा इंसान बनाना और जीवन के हर पहलू के लिए तैयार करना था। लिखा है, प्राचीन भारत में एजुकेशन जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। इसका उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना था। भारतीय शिक्षा में विद्यार्थी को कई अच्छे गुण सिखाए जाते हैं, जैसे सत्य बोलना, पेशेंस यानी धैर्य रखना, रेगुलेटरी यानी नियमितता बनाए रखना, ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता बनाए रखना, कंट्रोल ऑफ सेंसेस अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना, प्योरिटी ऑफ सेल्फ यानी मन की पवित्रता, जीवन, प्रकृति और पर्यावरण की एकता को समझना, सभी जीव का सम्मान करना। स्टूडेंट्स को धर्म के अनुसार जीवन जीना सिखाया जाता है, जहां धर्म का अर्थ कर्तव्य और सही आचरण करना है, जो व्यक्ति परिवार और समाज का मार्गदर्शन करता है। धर्म के अनुसार हर व्यक्ति, विशेषकर स्टूडेंट, का कर्तव्य था कि वह अपने माता पिता, गुरु और देवताओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाए।
अच्छा चरित्र, अच्छा कैरेक्टर और अच्छे मोरल कंडक्ट यानी नैतिक व्यवहार समाज की मजबूत नींव माने जाते थे। भारतीय शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं थी, इनमें विद्यार्थी को प्रैक्टिकल स्किल्स भी सिखाए जाते हैं। स्टूडेंट्स वेद्स के साथ साथ ग्रामर, लॉजिक, फिलोसफी, एथिक्स, मैथमेटिक्स, साइंस, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी जैसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ते थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स को म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग, फिजिकल एजुकेशन, आर्चरी जैसी कलाएं और कौशल भी सिखाए जाते थे। पढ़ाई के साथ साथ स्टूडेंट्स योगा, मेडिटेशन और गुरु की सेवा भी करते थे। इसीलिए शिक्षा केवल करियर बनाने के लिए नहीं बल्कि पूरे जीवन के लिए तैयारी मानी जाती थी। गुरु शिष्य परंपरा को बहुत पवित्र माना जाता है। गुरु का सम्मान किया जाता था, गुरु का बहुत सम्मान किया जाता था। उन्हें ऐसा मार्गदर्शन माना जाता था जो स्टूडेंट्स को अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरुकुल का केंद्र गुरु का घर होता था। गुरु और शिष्य का संबंध बहुत करीबी और सहयोगी होता था। विद्यार्थी को गुरु के परिवार का सदस्य माना जाता था। गुरुकुल में रहने वाले स्टूडेंट्स अनुशासित जीवन जीते थे। इनमें सेल्फ कंट्रोल, ओबीडियंस, डिवोशन जैसे गुण विकसित किए जाते थे। एजुकेशन को जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा माना जाता था। इसका एम व्यक्ति को का शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार से विकास करना था। नेक्स्ट आगे लिखा है कि इंडिया में लर्निंग और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी की परंपरा बहुत पुरानी थी। सेकेंड मिलेनियम बीसीई से पहले ही इंडिया में कई प्रसिद्ध सेंटर्स ऑफ एजुकेशन स्थापित हो चुके थे। ऐतिहासिक और लिटरेचर सोर्स, हिस्टोरिकल और लिटरेरी सोर्सेस बताते हैं कि उस समय पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हायर लर्निंग के कई संस्थान बने। इनमें केवल इंडिया ही नहीं बल्कि दूसरे देशों और दूसरी जगहों के स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। हजारों वर्षों में इंडिया ने अनेक विषयों पर विशाल लिटरेचर तैयार की। इसमें शामिल थी फिलोसफी, ग्रामर, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, कलिनरी प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर और रोजमर्रा से जुड़े दूसरे सब्जेक्ट्स भी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि समय के साथ कई राज्य बने और समाप्त हुए, राजनीतिक बदलाव भी हुए, लेकिन इंडिया की नॉलेज ट्रेडिशन और शिक्षा की कई परंपराएं लगातार चलती रही। नेक्स्ट है लिटरेरी हेरिटेज ऑफ अर्ली इंडिया। अब इस डायग्राम में प्राचीन भारत की प्रमुख लिटरेरी ट्रेडिशंस के बारे में बताया गया है। फर्स्ट, फाउंडेशनल टेक्स्ट फॉर संस्कृत ग्रामर। इस भाग में संस्कृत व्याकरण की इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे जिक्र है। इनमें शामिल है पेनिनी अष्टाध्यायी, सेकंड पिंगला, थर्ड पतंजलि महाभाष्य। इन ग्रंथों में संस्कृत भाषा और व्याकरण को सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया गया है। नेक्स्ट है स्मृति लिटरेचर, धर्म, लॉ एंड एथिक्स। इस भाग में ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें धर्म, कानून, एथिक्स यानी नैतिकता के नियम बताए गए हैं। इसमें ग्रंथ है मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, नरदा स्मृति और विष्णु स्मृति। थर्ड, क्लासिकल वर्क ऑन मेडिसिन। यहाँ प्राचीन भारत के प्रसिद्ध मेडिसिन ग्रंथों का जिक्र मिलता है। चरका संहिता, सुश्रुता संहिता। इन ग्रंथों में रोगों के उपचार, बीमारियों के उपचार, मेडिसिन और सर्जरी की जानकारी दी गई है। नेक्स्ट, संस्कृत पोइट्री एंड काव्य। सांस्कृतिक साहित्य में महान कवि कालिदास की रचनाएं बहुत प्रसिद्ध है। ये हैं रघुवंशा, कुमारा संभवा। ये सांस्कृतिक पोइट्री की उच्च रचनाएं मानी जाती हैं। नेक्स्ट है तमिल लिटरेचर। इनमें प्रमुख रचनाएं हैं तिरुवल्लवर, तिरुकुरर, शिल्पदिकरम, मणिमेकाली। इनके अलावा संगम लिटरेचर में अनेक सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे लव, वार एंड पब्लिक लाइफ, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो बच्चों, इस टॉपिक से हमें पता चलता है कि प्राचीन भारत ज्ञान और शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था। यहाँ उच्च शिक्षा के संस्थान थे और जहाँ दूर से विद्यार्थी आते थे। इंडिया ने व्याकरण, चिकित्सक, चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एंड लैंड रिवेन्यू। बच्चों अब हम इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और लैंड रिवेन्यू टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें हम जानेंगे कि मौर्यन पीरियड और उसके बाद के समय एग्रीकल्चर, लैंड सिस्टम और रिवेन्यू सिस्टम कैसे चलता था। लिखा है, मौर्यन साम्राज्य ने आर्थिक गतिविधियों, इकोनॉमिक एक्टिविटी को सही ढंग से चलाने और उन पर निगरानी रखने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया। गांव की खेती योग्य भूमि अलग अलग लोगों के हिस्सों में बंट जाती थी। वहीं पेस्चर्स यानी चरगा जैसी सामुदायिक भूमि पशुओं को चराने के लिए सुरक्षित रखी जाती थी। विलेजेस को बाहर ग्रुप्स यानी पेड़ों के छोटे छोटे ग्रुप्स या उपवन भी होते थे। राज्य खेती बढ़ाने के लिए कुछ जंगलों को साफ करवाता था ताकि नई खेती की जा सके, लेकिन कुछ विशेष प्रकार के जंगलों को कानूनी द्वारा सुरक्षित भी रखा जाता था। लैंड पर लगाने वाले लैंड टैक्स फसल का एक निश्चित हिस्सा होता था, जो प्रोडक्शन के बाद 1/6 पार्ट टैक्स के रूप में दिया जाता था। रिवेन्यू तय करने के लिए भूमि को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता था। कौटिल्य ने गांव की भूमि के कई प्रकार बताए हैं, जैसे कल्टीवेटेड लैंड यानी खेती वाली भूमि, वेस्ट लैंड यानी बंजर या खाली छोड़ी गई भूमि, हाई एंड ड्राई लैंड यानी ऊंची और सूखी भूमि, सोन फील्ड यानी बोई गई भूमि और ग्रोव्स यानी उपवन यानी जंगल। भारत के अलग अलग जगहों में कई प्रकार की फसलें उगाई जाती थी। इन फसलों में शामिल थे राइस, पल्सेस, व्हीट, लिनसीड, मस्टर्ड, सैफ्रॉन, शुगरकेन, वेजिटेबल, फ्रूट्स। मौर्यन पीरियड में बनी इकोनॉमिक फाउंडेशन आगे पोस्ट मौर्यन पीरियड में भी विकसित होती रही। एग्रीकल्चर ही इकोनॉमी की रीढ़ बनी रही। इसमें गांव के लोगों की आजीविका भी चलती रही और राज्य को कर भी मिलता था। मिलिंदापानो नामक बौद्ध ग्रंथ में खेती के 8 स्टेजेस बताए गए हैं, जिनमें खेती तैयार करना, निराई वीडिंग करना यानी निराई करना, कटाई करना और अनाज साफ करना जैसे काम शामिल है। इस समय डेक्कन रीजन में खेती बढ़ी। वहाँ की काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत यूजफुल मानी जाती थी, इसलिए वहाँ कपास का प्रोडक्शन बढ़ गया। अमराकोसा नामक प्रसिद्ध सांस्कृतिक ग्रंथ में जंगल, फसलें, पौधे, खाद पर एक विशेष चैप्टर दिया गया है। संगम लिटरेचर से साउदर्न इंडिया की खेती के बारे में जानकारी मिलती है। इनमें वहाँ की उपजाऊ भूमि और भरपूर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का जिक्र मिलता है। संगम ग्रंथ बताती हैं कि चीरा रीजन में जैक फ्रूट यानी कटहल, पीपर और टर्मरिक जैसी चीज़ें प्रचुर मात्रा में थी। वहाँ रागी और शुगर केन की खेती भी खूब होती थी। नेक्स्ट टॉपिक है इरिगेशन। एग्रीकल्चर की तरह इरिगेशन यानी सिंचाई पर निर्भर एग्रीकल्चर पूरी तरह सिंचाई पर निर्भर थी। इसीलिए राज्य रिजर्वर्स, कैनल्स और डैम्स बनाने और उन्हें देखभाल पर विशेष ध्यान देते थे। आपको याद होगा कि इस चैप्टर में पहले रुद्रमन फर्स्ट के जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ा था। इन इंस्क्रिप्शंस के अनुसार पुष्यगुप्ता, जिन्हें चंद्रगुप्त मौर्य ने गवर्नर बनाया था, उन्होंने सौराष्ट्र यानी गुजरात के गिरनार के पास सुदर्शन लेक पर एक बांध बनवाया। इन इंस्क्रिप्शंस में बताया है कि मौर्यन गवर्नमेंट सिंचाई की सुविधा विकसित करने की भूमिका निभाती थी। राज्य हमेशा एग्रीकल्चर के विकास पर ध्यान देता था, क्योंकि एग्रीकल्चर ही सरकार की रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स थी। नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स रिकॉल। लिखा है कि चोल शासकों ने इरिगेशन की बेहतरीन व्यवस्था बनाई। उन्होंने कैनल्स, लेक्स और टैंक्स बनवाए, जिन्हें आपस में कनेक्टेड चैनल्स से जोड़ा जाता था। क्या आप अपनी पिछली क्लासेस में करिकाल चोल द्वारा बनाए गए ग्रैंड एनीकट के बारे में पढ़ना याद है? ऐसी इरिगेशन संरचनाएं पानी को स्टोर करने और अलग अलग स्थानों तक पहुंचाने में मदद करती थी। इससे खेती को बढ़ावा मिला और नए गांव तथा सेटलमेंट्स यानी बस्तियां विकसित हुई। ग्रैंड एनीकट का इस्तेमाल कई सदियों तक होता रहा। बाद के शासकों और प्रशासनों ने समय समय पर इसकी मरम्मत भी करवाई। इससे पता चलता है कि चोला द्वारा बनाए गए कार्य कितने इंपॉर्टेंट और टिकाऊ थे।
नेक्स्ट है थिंक अबाउट इट। आपके अनुसार डैम्स और कैनल्स जैसी इरिगेशन सिस्टम या इरिगेशन स्ट्रक्चर्स इतने इम्पोर्टेंट क्यों थी? उनका निर्माण का जिक्र शिलालेखों में इंस्क्रिप्शन में क्या गया? मतलब आपके अनुसार डैम्स और कैनल्स जैसी इरिगेशन स्ट्रक्चर इतनी इम्पोर्टेंट क्यों थी कि इनका जिक्र इंस्क्रिप्शन में भी कर दिया गया? इस क्वेश्चन का जवाब यह है कि डैम्स और कैनल किसी भी राज्य की एग्रीकल्चर और अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती थी। ये पूरे साल अब पानी उपलब्ध कराती थी, किसानों को अच्छी फसल उगाने में मदद करती थी, इससे फूड प्रोडक्शन बढ़ता था, राज्य का लैंड रिवेन्यू के रूप में अधिक आय मिलती थी, नए गांव और शहर बसते थे और लोगों का जीवन बेहतर होता था। ऐसे बड़े निर्माण कार्य शासक की योग्यता और जन कल्याण के प्रति माने जाते थे। इसी कारण राजाओं ने इन इम्पोर्टेंट कार्य को इंस्क्रिप्शन में दर्ज करवाया ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके कार्य को याद रखें और उनके प्रशासन की उपलब्धियों के बारे में जान सके। नेक्स्ट, ट्रेड रूट्स एंड पोर्ट्स। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि प्राचीन भारत में व्यापार कैसे बढ़ा, कौन कौन से ट्रेड रूट्स थे और पोर्ट्स यानी बंदरगाह व्यापार में क्यों इंपॉर्टेंट थी। लिखा है, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। इस समय की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक ट्रेड एंड कॉमर्स का तेजी से विस्तार था, यानी इस काल में खरीदी बिक्री और व्यापार पहले से कहीं अधिक बढ़ गए। जब वेल स्ट्रक्चर्ड स्टेट्स बने तब उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़कें, सुरक्षा सुविधा और ऐसी परिस्थितियां उपलब्ध कराई जिनसे व्यापार तेजी से बढ़ सका। अर्थशास्त्र के अनुसार ट्रेड प्रमुख आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटी में से एक था। इसमें बताया गया कि मगध नॉर्दर्न, सेंट्रल और साउदर्न इंडिया के कई जगहों के साथ टेक्सटाइल, जेम्स, कोरल, पर्ल्स, मेटल्स और मिनरल्स का व्यापार करता था। नमक भी एक इम्पोर्टेंट कमोडिटी थी, एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट था, इसलिए उसके प्रोडक्शन पर राज्य का पूरा कंट्रोल रहता था। राज्य ट्रेड रूट्स की सुरक्षा सुनिश्चित कराता था, साथ ही सामान में अडल्ट्रेशन यानी मिलावट रोकने और कंज्यूमर्स को गलत तरीके से सामान बेचने के लिए नियम बनाए जाते थे। जैसे कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा, हड़प्पा सिविलाइजेशन के समय में से ही भारत के अंदर और भारत के बाहर तक ट्रेड नेटवर्क्स विकसित होने लगे थे। लगभग 6th सेंचुरी BCE तक दो प्रमुख लैंड रूट्स विकसित हो चुके थे। ये थे दक्षिणापथ और उत्तरापथ। बाद में आने वाले राजवंशों ने इन मार्गों की देखभाल की और इन्हें और ज़्यादा विकसित किया। समय के साथ ये रूट्स ट्रांस रीजनल नेटवर्क यानी विभिन्न जगहों को जोड़ने वाले नेटवर्क बन गए और पूरे भारतीय सबकॉन्टिनेंट के अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़ने लगे। इन रूट्स में सामान, लोग और आइडियाज़ एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से पहुंचते थे। ये इनलैंड रीजन यानी अंदरूनी जगहों को समुद्री जगहों से जोड़ते थे, जिससे लैंड ट्रेड और सी ट्रेड दोनों आपस में जुड़ गए। इंडिया के पोर्ट्स यानी समुद्री इलाके में भी व्यापार बहुत इम्पोर्टेंट था। यहाँ भारतीय और विदेशी व्यापार दोनों व्यापार करते थे। हड़प्पन्स यानी हड़प्पावासी और मेसोपोटामिया के लोग के बीच पहले से ही व्यापारिक संबंध थे। यह व्यापार इंडिया के पश्चिमी तट, पर्शियन गोल्फ और दूसरी जगहों के बंदरगाहों के जरिए से होता था। समय के साथ व्यापार और बढ़ा तथा मुसीरिस, कावेरीपट्टिनम, अरिकामेडु और मसूलीपट्टनम जैसे बड़े पोर्ट्स विकसित होकर इम्पोर्टेंट व्यापारिक केंद्र बन गए। मैरीटाइम ट्रेड यानी समुद्री व्यापारी में समुद्र तट के मार्ग और इंडियन ओशियन के लंबे समुद्री मार्ग दोनों का इस्तेमाल किया जाता था। कॉमन एरा CE की शुरुआती शताब्दियों तक भारत का रोम के साथ व्यापार काफ़ी बढ़ चुका था। यह व्यापार समुद्री मार्गों और सेंट्रल एशिया के जमीनी मार्गों दोनों से होता था। इंडिया के विभिन्न जगहों के साथ व्यापारिक संबंधों के बारे में हमें इस बुक के पार्ट 2 में दिए गए चैप्टर इंडिया एंड द वर्ल्ड के में और डिटेल में पढ़ाया गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गिल्ड। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि प्राचीन भारत में व्यापारी, कारीगर और व्यापारियों के एक साथ कैसे काम करते थे। और इस टॉपिक में हम समझेंगे कि प्राचीन भारत में व्यापारी, कारीगर
और व्यापारियों के संबंध कैसे थे और इकोनॉमी में उनका क्या योगदान था। लिखा है, प्राचीन भारत की इकोनॉमी को गिल्ड का समर्थन प्राप्त था। ये ऐसे संगठन थे जिनमें व्यापारी, कारीगर और आर्ट मर्चेंट्स शामिल होते थे। एक ही प्रोफेशन, क्राफ्ट और या ऑक्यूपेशन से जुड़े लोग मिलकर एक गिल्ड बनाते थे, एक संगठन बनाते थे। इन गिल्ड्स ने ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाने में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई। विशेष रूप से महाजनपद बनने के बाद व्यापार और भी तेजी से बढ़ा। इसी समय मेटेलिक कॉइन्स प्रचलन में आए। इनमें सबसे पहले सिल्वर पंच मार्क कॉइन्स यानी चांदी के पंच चिन्ह वाले सिक्के का इस्तेमाल शुरू हुआ। जटका लिटरेचर यानी जातक साहित्य में 18 प्रकार की गिल्ड्स का जिक्र मिलता है। इससे पता चलता है कि ये संगठन उस समय अच्छी तरह स्थापित थे और इकोनॉमी में इनका बहुत बड़ा योगदान था। गिल्ड्स सामानों की क्वालिटी पर नज़र रखती थी और कई बार प्राइसेस भी तय करती थी ताकि कारीगरों और कंज्यूमर दोनों का हित सुरक्षित रहे। गिल्ड्स के सदस्य के व्यवहार की निगरानी गिल्ड कोर्ट्स करते थे। ये अदालतें प्रोफेशनल स्टैंडर्ड और डिसिप्लिन बनाए रखती थी। गिल्ड्स केवल व्यापारिक संगठन ही नहीं थी, बल्कि वे बैंक्स, फाइनेंसियर और ट्रस्टीज यानी धन की देखभाल करने वाले के रूप में भी काम करती थी। नेक्स्ट, डोंट मिस आउट गिल्ड एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नासिक केव इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि प्राचीन भारत में गिल्ड्स की आर्थिक भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट थी। इन इंस्क्रिप्शंस में लिखा है कि मॉनेटरी डोनेशन यानी दान में मिली धनराशि गिल्ड्स के पास जमा की जाती थी। बदले में गिल्ड्स उन धन पर फिक्स इंटरेस्ट देती थी। उस ब्याज का, उस इंटरेस्ट से बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज और गुफाओं का रखरखाव किया जाता था। इससे पता चलता है कि गिल्ड्स केवल कारीगरों और व्यापारी को के संगठन नहीं थे, बल्कि वे बैंकिंग और क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस की तरह भी काम करती थी। वे धन को सुरक्षित निवेश करके नियमित आय भी जनरेट करती थी। प्री गुप्ता पीरियड यानी गुप्ता काल के पहले का समय की आर्थिक समृद्धि ने आने वाले समय की आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति की मजबूत नींव रखी। इंडस्ट्रीज का विकास लगातार होता रहा क्योंकि रॉ मटेरियल उपलब्ध था और कारीगरों की कला और मेहनत ने इसे इम्पोर्टेंट योगदान दिया। लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बताते हैं कि उस समय सिल्क, कॉटन, वूल और लिनेन जैसे कई प्रकार के कपड़े बनाए जाते थे। इस तरह की वीविंग टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती थी। मथुरा, काशी, कमुरापाव जैसे शहर टेक्सटाइल प्रोडक्शन के मुख्य केंद्र बन गए। सिल्क वीवर यानी रेशम बुनने वाले कारीगरों को की गिल्ड्स का उल्लेख इस बात का प्रमाण है सिल्क वीवर की गिल्ड्स का जिक्र इस बात का प्रमाण है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री अच्छी तरह संगठित थी। लिटरेरी और एपिग्राफिकल सोर्सेस यानी शिलालेखों में अलग प्रकार के मर्चेंट्स का जिक्र मिलता है। इससे पता चलता है कि उस समय ट्रेड का महत्व लगातार बढ़ता रहा। आगे लिखा है, सांची के ग्रेट स्तूपा के दक्षिण प्रवेश द्वार साउदर्न गेटवे पर मिले एक इंस्क्रिप्शन में विदिशा के आइवरी वर्क्स यानी हाथी दांत के कारीगरों की जन कल्याण और परोपकारी एक्टिविटीज़ के जिक्र मिलता है। इन आइवरी वर्कर्स के गेटवे यानी प्रवेश द्वार और रेलिंग यानी घेरने वाली पत्थरों की रेलिंग पर बनी सुंदर स्टोन स्कल्पचर्स को बनाने के लिए जिम्मेदार थे। इससे पता चलता है कि क्राफ्ट गिल्ड्स केवल ऑब्जेक्ट्स बनाने का काम नहीं करते थे, बल्कि आर्ट और रिलीजियस पैट्रोनेज यानी धार्मिक कार्यों में सहयोग देने के में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। आगे लिखा है कि इस चैप्टर में हमने प्राचीन भारत के राज्य और समाज की नींव को समझा। साथ ही हम यह भी जाना कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन यानी राजनीतिक संस्थाएं और सोशल स्ट्रक्चर्स सामाजिक व्यवस्थाएं, इकोनॉमी और कल्चरल ट्रेडिशंस यानी सांस्कृतिक परंपराएं समय के साथ कैसे विकसित हुई। वैदिक पीरियड की संस्कृति से लेकर बड़े बड़े साम्राज्यों की मजबूत प्रशासन तक सामाजिक और राजनीतिक विचार लगातार विकसित होते रहे। फिर भी कई इंपॉर्टेंट परंपराएं लंबे समय तक चलती रही। यह चैप्टर यह भी बताता है कि प्राचीन भारतीय समाज बहुत डायनामिक यानी गतिशील रहा और उसने इंटेलेक्चुअल तथा सांस्कृतिक के क्षेत्र में कई इंपॉर्टेंट उपलब्धियां हासिल की।
कुल मिलाकर इस काल में हुए विकास ने ऐसी अनेक परंपराओं की नींव रखी जो आज भी इंडियन सबकॉन्टिनेंट के समाज और सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित करती हैं। तो आज का ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। अब हम इस वीडियो में क्लास 9th की सोशल